गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी कुशलपूर्वक होंगे और अपने घर में होंगे। आज हम लोग द्विघात समीकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। तो यहाँ पर चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार की होती है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0। समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 द्विघात समीकरण का मानक समीकरण कहलाता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, द्विघात समीकरण वह होता है जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक पद ax² है, एक पद bx है, एक पद c है। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 1 है और इस पद में चर राशि की अधिकतम घात 0 है। अर्थात इस पूरे समीकरण में चर राशि की जो अधिकतम घात है वह 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखने के लिए इसको हम लोग इसके घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले अधिकतम घात वाला पद, उसके बाद उससे कम घात वाला पद, उसके बाद उससे कम घात वाला पद। इस प्रकार हम अवरोही क्रम में जब समीकरण को सजा लेते हैं तो उस प्रकार जो समीकरण बनता है वह एक द्विघात का समीकरण बनता है। बच्चों, द्विघात समीकरण में जैसा कि बताया गया है कि अधिकतम घात 0 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अर्थात जो अधिकतम घात का जो गुणांक है वह 0 नहीं होना चाहिए। यदि अधिकतम घात का गुणांक 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि यह पद हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और किसी भी समीकरण में x² का पद हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो x² का गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, x का गुणांक 0 हो सकता है, जो नियतांक है, जो अचर पद है वह 0 हो सकता है। यानी कि इसमें 2 पद हो सकते हैं, एक पद हो सकता है, लेकिन वह जो अधिकतम पद घात वाला पद है वह स्क्वायर का होना जरूरी है। तो इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण बनता है। हम पहचान कैसे करेंगे? जैसा कि हमने बताया कि किसी भी समीकरण में अगर अधिकतम घात 2 का पद मौजूद है और उससे अधिकतम घात मौजूद नहीं है तो वह समीकरण द्विघात का समीकरण होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि द्विघात का समीकरण कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा गया है। जांच कीजिए कि 2x + 3 = x² + 1 द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो दिया गया समीकरण है x × 2x + 3 = x² + 1 और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 2x² और प्लस 3x मिलेगा हमें, और राइट हैंड साइड में x² + 1 हमारे पास मौजूद है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। इस x² का पक्षांतर करके इधर लेके आते हैं तो 2x² में से यह x² घट जाएगा तो हमें मिलेगा x² और यहाँ मिलेगा 3x और ये 1 इधर आएगा तो पक्षांतर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम और अधिक हल नहीं कर सकते। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस समीकरण में क्या अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात 2 का एक पद है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि x² जो पद है वो अधिकतम घात 2 है और इसका गुणांक 1 है। इस प्रकार यह एक द्विघात का समीकरण है। दिखा गया है यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है। यदि बच्चों इसी को हम इस रूप में लिख दें कि 2x + 3 = x, क्या यह एक द्विघात का समीकरण है? तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा, x² कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2x² और जब इधर एक पक्षांतर होकर के आएगा तो यहाँ मिलेगा हमें सिर्फ x² और प्लस 3x = 0। इसमें तो सिर्फ 2 ही पद हैं, तीसरा पद है ही नहीं। तो क्या यह द्विघात का समीकरण है? क्या यह भी एक द्विघात का समीकरण है? निश्चित रूप से यह एक द्विघात का समीकरण है, क्योंकि इस
इस समीकरण में जो अधिकतम घात मिला हमको वह 2 मिला। पद भले ही 2 मिले हुए हैं लेकिन अधिकतम घात 2 मिला हुआ है, इसलिए यह अभी द्विघात का समीकरण है और वह इसी रूप का है। और इस समीकरण में c का मान 0 है, यानी कि अचर पद का मान 0 है। जैसा कि आपको बताया गया है कि सिर्फ a का मान 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा b और c के मान 0 हो सकते हैं, तो इसमें c का मान 0 है। अब जो हमने सॉल्व किया हुआ है कि x² + 3x - 1 के बारे में विचार करते हैं, तो यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात का समीकरण है। अब जब द्विघात के समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो उनको हल करने की भी बात होती है, तो उसको हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि इबारती के प्रश्न से कैसे हम लोग एक द्विघात के समीकरण का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है? हालांकि अभी तक इस प्रश्न में रोहन की वर्तमान आयु पूछा गया है, लेकिन जो अब तक बताया गया उसके अनुसार आपको द्विघात का समीकरण बना करके छोड़ देना है। लेकिन फिर भी इसे पूछा गया है तो हम आगे भी इसको हल कर लेंगे और उसकी विधि को हम अगले अध्यायों में, अगले ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से द्विघात का समीकरण बनता है। तो रोहन की आयु पूछा गया है, तो हम रोहन की आयु को ही x वर्ष मान लेते हैं। जिसकी आयु कम होती है उसी को हम लोग अमूमन x मानते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी मां की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष है। क्यों? क्योंकि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की वर्तमान आयु में यदि 26 वर्ष जोड़ देते हैं तो उसकी मां की आयु में मिल जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की भी आयु बढ़ेगी, उसकी मां की आयु भी बढ़ेगी। तो 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु x + 3 हो जाएगी और 3 वर्ष के पश्चात उसकी मां की आयु x + 26 में 3 जोड़ दिया तो x + 29 वर्ष हो जाएगा। अब 3 वर्ष के पश्चात इनकी आयुओं का जो गुणनफल है वो 360 दिया गया। तो यहाँ पे प्रतिबंध दिया गया है कि 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 है। तो यहाँ पर देखिए x + 3 × x + 29, जो दोनों को गुणा कर देते हैं तो 360 के बराबर कर दिया गया। अब इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के बाद देखते हैं जो समीकरण आता है वह द्विघात का समीकरण है कि नहीं। तो देखिए x का x में गुणा किया गया तो x² आया, x का 29 में गुणा किया गया तो 29x आ गया, फिर 3 का x में गुणा करें तो 3x आ गया और 3 का 29 में गुणा किया तो 87 आ गया और इधर 360 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 29 और 3 32x और ऋण 273, 360 में से 87 घटा देंगे तो 273 आएगा। अब देखते हैं कि यह एक समीकरण जो है यह एक द्विघात का समीकरण है। यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं जो कि द्विघात का समीकरण है। जो कि द्विघात का समीकरण है। अब इस प्रकार चूंकि हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन पूछा गया है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो हम उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखते हैं बीच वाले पद को तोड़ करके हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखते हैं 273 का ऐसा खंड किया गया है जिनका गुणनफल 273 हो, लेकिन चूंकि अब माइनस है तो घटाने से 32 आना चाहिए। तो 273 को 2 खंडों में हमने बांटा, 39 × 7, इनका गुणनफल 273 आएगा और इनका जो घटाना होगा वो 32 आएगा। चूंकि 32 ये प्लस है तो हमने प्लस 39 को हमने प्लस ले लिया और 7 को हमने माइनस ले लिया। तो x² + 39x - 7x ऋण 273। अब इन दोनों में जब हमने गुणा कॉमन लिया तो x + 39 आ गया और बाकी जब ले लिया हमने तो x - 7 आ गया। इस तरीके से इसके 2 खंड मिले, x + 39 × x - 7 = 0। अब देखिए यह 2 पदों का गुणनफल है, इसका मतलब या तो यह 0 होना चाहिए और या तो यह 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 × 6 = 0 आएगा। तो या तो इसका मान 0 कर दें तो पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा, या तो इसको 0 कर दें तो पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो अतः या तो x + 39 = 0 या x - 7 = 0। यदि x + 39 = 0 होगा तो x का मान ऋण 39 आएगा, जो कि असंभव है। क्यों संभव है?
क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए मान हम नहीं ले सकते। यानी कि रोहन की आयु ऋण 39 वर्ष नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि दूसरा वाला 0 हो जाएगा। अतः तथा यदि x ऋण 7 बराबर 0 तो x = 7 प्लस आया। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष में प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार जो दिया गया इबारती प्रश्न है उसके आधार पर हम लोगों ने एक द्विघात का समीकरण बनाया और उस द्विघात के समीकरण को हल करके दिए गए मान को हमने ज्ञात किया, पूछे गए मान को ज्ञात किया। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। जो असाइनमेंट दिया गया है इसको सॉल्व करके अब भेजिए, उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।